हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साइकोलॉजी विद श्रुति। और आज हम पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया। तो इसका सबसे पहला टॉपिक हमारा है इंडियन फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन, यानी कि जो इंडियन फिलोसोफर्स थे ना, वो पहले से ही काफी इन चीजों में इंटरेस्टेड थे, मेंटल प्रोसेसेस और उनका रिफ्लेक्शन क्या है ह्यूमन कॉन्शियसनेस पे। ठीक है, तो वो काफी मतलब इन चीजों में इंटरेस्टेड थे और यही सब चीजें क्या कवर करती थी, सेल्फ, माइंड बॉडी रिलेशनशिप और मेनी मेंटल फंक्शंस जैसे कि कॉग्निशन, परसेप्शन, इल्यूजन, अटेंशन, रीजनिंग। ठीक है, जो फिलोसोफर्स थे उनका बेसिकली जो आइडियाज थे, जो भी इन चीजों से रिलेटेड रिजल्ट था या जो भी वो कंक्लूजन देते थे, वो किस पे बेस्ड होता था, लॉजिक और रीजनिंग पर। ठीक है, लेकिन जो ये फिलोसॉफिकल रूट्स थे इनका कोई ग्रेट इम्पैक्ट नहीं था। इन्होंने जो मॉडर्न साइकोलॉजी जो अभी हम पढ़ते हैं उस पर कोई ग्रेट इन्फ्लुएंस नहीं था। मॉडर्न साइकोलॉजी इन इंडिया जो कि है वो डोमिनेट की जाती है वेस्टर्न साइकोलॉजी से। ठीक है, इज डोमिनेटेड बाय वेस्टर्न साइकोलॉजी। ठीक है, तो जो भी अब तक स्टडी करने के लिए अटेम्प्ट्स किए गए वो साइंटिफिक स्टडीज के थ्रू किए गए। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ते हैं बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। देखो, हमारे यहाँ पे जो इंडिया में बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी कैसे हुई वो हम जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जैसे विल्हम वुड ने क्या किया था, सबसे पहला लैब खोला था लीप्जिग जर्मनी में 1879 में। वैसे ही 1915 में कैलकाटा यूनिवर्सिटी में फर्स्ट साइकोलॉजी लैब खुला था। उसके बाद फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी कैलकाटा यूनिवर्सिटी में ही 1916 में स्टार्ट हुआ और उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी 1938 में कैलकाटा यूनिवर्सिटी में ही स्टार्ट हुआ था। ओके, तो ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये आपको मेनली लिख के आने हैं डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया के आंसर में। चलो अब हम बात करते हैं दो साइकोलॉजिस्ट की जो जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया। ठीक है, सबसे पहला नाम आता है डॉक्टर एन सेन गुप्ता का और सेकंड नाम आता है प्रोफेसर जी बॉस का। डॉक्टर एन सेन गुप्ता जो थे उन्होंने वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डेवलपमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। वो किसके अंडर ट्रेंड थे, वो विल्हम वुंड के अंडर ट्रेंड थे एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में। ठीक है, फिर प्रोफेसर जी बॉस उन्होंने किसके अंडर काम किया था, फ्रूडियन साइकोएनालिसिस के अंडर काम किया था। मतलब फ्रूडियन साइकोएनालिसिस में ट्रेंड थे वो, उन्होंने फ्रूड के अंडर काम किया था वहां पे। ठीक है, और इन्होंने क्या एस्टेब्लिश किया था, इंडियन साइकोएनालिटिकल एसोसिएशन इन 1922 ये एस्टेब्लिश किया था इंडिया में। ठीक है, फिर आते हैं कुछ डिपार्टमेंट्स ऑफ साइकोलॉजी जो कि यूनिवर्सिटीज ऑफ मैसूर और पटना में यहाँ पे कुछ सेंटर्स बनाए गए थे इनके जो टीचिंग के लिए और रिसर्च के लिए साइकोलॉजी में। ठीक है, फिर ग्रोथ ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया। देखो, पहले साइकोलॉजी किसी एक पर्टिकुलर फील्ड के अंडर स्टडी की जाती थी, अब साइकोलॉजी एक अलग से इंटरडिपेंडेंट, मतलब एक अपनी ही इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन है ना, वो किसी के ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं है, वो एक अपनी ही डिसिप्लिन है, इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन। ठीक है, अब आगे जाके आप ये भी पढ़ोगे कि वो कैसे इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है ना, कि वो कैसे दूसरी साइंस के साथ, दूसरे डिसिप्लिन के साथ कनेक्ट करती है, वो भी आप पढ़ोगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो ग्रोथ ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया, देखो कितना पहले कहा था किसी के अंडर स्टडी किया जाता था, अब वो एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन है। उसने कितना ग्रो किया टीचिंग में, रिसर्च में, एप्लीकेशंस में, है ना। तो साइकोलॉजी जो है कितनी एक्सपेंड हुई अलग अलग ब्रांचेस में, तो क्लिनिकल आया, कॉग्निटिव साइकोलॉजी आया, बायोलॉजिकल साइकोलॉजी आया, न्यूरो साइकोलॉजी, हेल्थ साइकोलॉजी, है ना, कितने सारे ब्रांचेस आए साइकोलॉजी के। और पहले साइकोलॉजी सिर्फ एक डिसिप्लिन, अपना इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन भी नहीं था, है ना। ओके, तो अब हम बात करेंगे दुर्गानंद सिन्हा की एक बुक थी जो कि जिसका नाम था साइकोलॉजी इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री द इंडियन एक्सपीरियंस, जो कि पब्लिश हुई थी 1986 में। कब? 1986 में। ठीक है, 1986 में दुर्गानंद सिन्हा की एक बुक पब्लिश हुई और इसमें इन्होंने 4 फेजेस दिए। ठीक है, 4 फेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया। पहला फेज था टिल इंडिपेंडेंस। ठीक है, इंडिपेंडेंस तक का फेज था जिसमें क्या किस पे फोकस था, मेनली एक्सपेरिमेंटल, साइकोएनालिटिक एंड साइकोलॉजिकल टेस्टिंग रिसर्च पर फोकस था। और ये रिफ्लेक्ट किस पे, एंड विच प्राइमरीली रिफ्लेक्टेड द डेवलपमेंट ऑफ डिसिप्लिन इन वेस्टर्न कंट्रीज। ठीक है, जो सेकंड फेज था टिल द 1960s, अब 1960s तक का फेज था, इसने किस पे फोकस किया, साइकोलॉजी जो है इस टाइम पे अलग अलग ब्रांचेस में एक्सपेंड हो चुकी थी, उसके अलग अलग ब्रांचेस बन चुकी थी। और जो इंडियन साइकोलॉजिस्ट थे वो एक साइकोलॉजी को इंडियन आइडेंटिटी देना चाहते थे। ठीक है, बाय लिंकिंग वेस्टर्न साइकोलॉजी टू द इंडियन कंटेक्स्ट, यानी कि जो वेस्टर्न साइकोलॉजी थी उसको इंडियन कंटेक्स्ट से लिंक करके वो साइकोलॉजी को एक इंडियन आइडेंटिटी देना चाहते थे। वेस्टर्न आइडियाज जो थे वो इंडियन सिचुएशंस में यूज किए जाते थे। ठीक है, इंडियन सिचुएशंस को अंडरस्टैंड करने के लिए यूज किए जाते थे। उसके बाद आता है फेज थर्ड। ठीक है, अब इस फेज में क्या हुआ कि
साइकोलॉजी बिकेम मोर प्रॉब्लम ओरिएंटेड। अब साइकोलॉजी जो थी वो प्रॉब्लम ओरिएंटेड बन गई। साइकोलॉजी ने इंडियन सोसाइटी की प्रॉब्लम्स पर फोकस करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि जो रिसर्चर्स थे वो जैसे कि पॉवर्टी, पॉपुलेशन, एजुकेशन, हेल्थ, फैमिली लाइफ, इन सब चीजों पे फोकस करने लगे। ये उनकी मेन प्रॉब्लम्स मतलब इंडियन सोशल प्रॉब्लम्स थी, तो इनको एड्रेस करने लग गए। ठीक है, तो इसके क्या थे लिमिटेशंस ऑफ एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑफ वेस्टर्न साइकोलॉजी वर रियलाइज्ड। यानी कि जो एक्सेसिव डिपेंडेंस थी ना हमारी वेस्टर्न साइकोलॉजी पे, मतलब कि जो हम बहुत ज्यादा वेस्टर्न साइकोलॉजी पे डिपेंडेंट थे, वो इस टाइम इनको रियलाइज हुआ कि हम कितने ज्यादा डिपेंडेंट है ना। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, इंपॉर्टेंस दी किसको, रिसर्च रेलिवेंट को टू आवर सोशल कॉन्टेक्स्ट। इंपॉर्टेंस वाज गिवन टू रिसर्च रेलिवेंट टू आवर सोशल कॉन्टेक्स्ट, यानी कि जो इंडियन कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में बिहेवियर को समझने की ग्रेट इंपॉर्टेंस दी गई। ठीक है, उसके बाद आता है फेज 4 जो कि क्या कहता है, इंडाइजेनाइजेशन। यानी कि लेटर 1970s के बाद का जो फेज था 1970s के बाद का, इसमें क्या किया गया, जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने थ्योरीज डेवलप करने पे, यानी कि इंडियन कल्चर, ट्रेडिशंस और वैल्यूज पे थ्योरी डेवलप करने पे ध्यान दिया, एम्फसाइज किया। ठीक है, एंशिएंट इंडियन नॉलेज जो थी इंक्लूडिंग कंसेप्ट्स लाइक योगा, भगवद गीता, इंडियन फिलोसफी, इनको साइंटिफिकली एक्सप्लोर किया गया। और इनका क्या गोल था कि एक साइकोलॉजी ऐसी बनाई जाए जो रिफ्लेक्ट करे, जो कि फोकस करे नीड्स एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडियन सोसाइटी रादर देन डिपेंडिंग ऑन वेस्टर्न आइडियाज। ठीक है, इनका मेन फोकस था कि ये इंडियन जो कंटेक्स्ट है उस पे फोकस करे। ठीक है, ये था साइकोलॉजी के 4 फेजेस जो कि स्टडी करे गए अकॉर्डिंग टू दुर्गानंद सिन्हा, जो दुर्गानंद सिन्हा की बुक में थे। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे साइकोलॉजी इज अप्लाइड इन, देखो हमें साइकोलॉजी के एप्लीकेशंस पता है, क्लिनिकल साइकोलॉजी, चाइल्ड केयर, मतलब चाइल्ड के साथ काम करना, किसी चाइल्ड के कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो उसके साथ काम करना, हॉस्पिटल्स में, फिर एचआरडी एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट, डेवलपमेंटल सेक्टर, आईटी इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, है ना, इन सब चीजों में साइकोलॉजी को अप्लाई किया गया। साइकोलॉजी इन इंडिया इज बिकमिंग मोर कंटेक्चुअल। साइकोलॉजी जो है इंडिया में काफी कंटेक्चुअल हो चुकी है अब इंडियन कंटेक्स्ट पे। फिर जो हमारे वेस्टर्न साइकोलॉजी से जो आया था उन पे भी फोकस किया जा रहा है। मतलब देखो साइकोलॉजी ने कितना डेवलपमेंट शो किया है ना, तो ये था हमारा डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी। स्टूडेंट्स आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया हमने समझ लिया है कि कैसे डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया हुई, कहाँ पे फर्स्ट साइकोलॉजी लैब बनाया गया, फिर वो स्टार्ट कब हुआ, फिर अप्लाइड साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट कब स्टार्ट हुआ, कौन से जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने रोल प्ले किया, है ना। फिर दुर्गानंद सिन्हा के हिसाब से जो उनकी बुक थी उनके हिसाब से जो 4 फेजेस थे डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी इन इंडिया वो हमने पढ़े, इंडिपेंडेंस, 1960s, है ना, ये सब हमने पढ़ लिया। अब आपको क्या करना है, अगर आप किसी को नहीं भी समझ में आ रहा है तो आपको सिंपली इस जो ये मैंने आपको शॉर्ट नोट्स दिए हैं मैं इसको कम्युनिटी पोस्ट पर डाल दूंगी, शेयर कर दूंगी, वहां पर आप देख सकते हैं। और अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी आपको सिर्फ एक बार ये रीड करना है, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ओके, बाय बाय, टिल देन सब्सक्राइब टू माय चैनल, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।